1 अप्रैल 2025 हरियाणा के करनाल में रहने वाले नरेश कुमार के पास शाम के करीब 6 बजे उनकी बहू कविता का उनके पास फोन आता है। कविता बहुत घबराई हुई थी और रोते हुए अपने ससुर से कह रही थी कि पापा जी जल्दी से घर आ जाओ, आपके बेटे संदीप ने खुद को पंखे से लटका लिया है। बहू कविता की ये बात सुनकर पूरा परिवार बेटे के घर पहुंचता है, जो कि कुरुक्षेत्र के अंसल सिटी नाम के एक इलाके में एक किराए के कमरे में रहते थे। पूरा परिवार बेटे के घर पहुंचता है और संदीप को पंखे से लटका देख सारे लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी संदीप के पिता नरेश ने एक बात नोटिस की कि उसके बेटे की जो दोनों टांगे हैं वो दोनों टांगे बेड पर रखी हुई हैं। तो प्रैक्टिकली ऐसे कैसे हो सकता है? जब कोई इंसान खुद को पंखे पे लटकाने की कोशिश करता है तो यूजुअली उसके पैर हवा में होते हैं, लेकिन संदीप के पैर बेड पर रखे हुए थे। अब ये देखकर नरेश को कुछ शक होता है और वो तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और इस मामले की जांच शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद जब इस केस के पत्ते खुल के सामने आते हैं तो पूरा परिवार क्या, ये पूरा इलाका ही दहल उठता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघव और आप देख रहे हैं मिस्टिक डायरीज, जहां हम आपके लिए सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरीज लेकर आते हैं और आपको दिखाते हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। ये कहानी है हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट की, जहां पखाना नाम के एक गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया थे नरेश कुमार। नरेश कुमार अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ रहते थे। एक छोटा बेटा था जिसका नाम था संदीप कुमार, जो कि अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। जो बड़ा बेटा था वो शादीशुदा था और अपने बीवी बच्चों के साथ अपने माता पिता के साथ इसी घर में रह रहा था। हर परिवार की तरह ये परिवार भी एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। नरेश का जो छोटा बेटा था संदीप कुमार, वो शुरू में तो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन जब वो कॉलेज में आता है तो उसका इंटरेस्ट पढ़ाई से हटकर दूसरी चीजों में लग जाता है। संदीप कुमार के कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम था कविता। कविता और संदीप की मुलाकात होती है, दोनों की दोस्ती होती है। दोस्ती इस कदर बढ़ जाती है कि कॉलेज की छुट्टी के बाद दोनों एक दूसरे के घर पढ़ने जाते थे। अब इसी दोस्ती के साथ दोनों में नज़दीकियां बढ़नी शुरू होती हैं और इन्हीं नज़दीकियों के साथ दोनों में अब प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे से अब बेइंतहा प्यार करना शुरू कर देते हैं। संदीप भी कविता से प्यार करता था और कविता भी संदीप से प्यार करती थी। अब दोनों ने निर्णय लिया कि हमें इतना टाइम हो गया रिलेशनशिप में, तो क्यों ना अब शादी कर ली जाए। कविता और संदीप दोनों अपने इस रिलेशनशिप के बारे में अपने घर में बताते हैं और बोलते हैं कि हमारी शादी करा दो। कविता के पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं, लेकिन संदीप के घर वाले इस रिश्ते के लिए नहीं मानते, क्योंकि दोनों की कास्ट डिफरेंट थी। अब संदीप पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा लेता है कि उसके घर वाले कविता के लिए मान जाएं और उसकी कविता से शादी करा दें। लेकिन संदीप के घर वालों ने साफ साफ बोल दिया था कि हम तुम्हारी शादी कविता से कभी नहीं कराएंगे, और अगर तुम्हें शादी करनी है तो कर लो, लेकिन शादी के बाद तुम हमारे साथ इस घर में नहीं रह सकते, तुम कविता के साथ कहीं और रहना। अब संदीप एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उसको एक तरफ परिवार चुनना था और दूसरी तरफ प्यार। संदीप ने यहाँ पर अपने घर वालों के खिलाफ जाकर अपने प्यार को चुना और घर वालों के खिलाफ जाकर कविता से शादी कर ली। कविता और संदीप शादी के बाद कुरुक्षेत्र के अंसल प्लाजा सिटी नाम के एक इलाके में एक किराए के कमरे में रहने लगे। दोनों की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। कुछ टाइम बाद दोनों को 2 बच्चे भी पैदा हुए, एक बेटी और एक बेटा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अब क्योंकि 2 बच्चे पैदा हो गए थे, वाइफ का खर्चा और कमरे का किराया, अब संदीप के पास पैसों की दिक्कत होने लगी। संदीप जो जॉब करता था उसमें सारा खर्चा इनफ नहीं रहता था। संदीप ने वो नौकरी छोड़ी और एज अ ट्रक ड्राइवर के तौर पे ड्राइविंग करने लगा। संदीप दोनों शिफ्टों में काम करता, वो दिन में भी काम करता और रात में भी ड्राइविंग करता। घर पे सिर्फ अपना लंच डिनर करने और थोड़ी देर आराम करने आता। संदीप अब जी तोड़ मेहनत करके पैसा कमा रहा था और अपने घर का खर्चा पूरा कर रहा था। अब संदीप की लाइफ में पैसों की दिक्कत भी काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी। अब साल आता है 2022। संदीप की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम था दीपक। दीपक भी एक ट्रक ड्राइवर था और वो कभी कभी ड्राइविंग कर लेता था। संदीप और दीपक की मुलाकात हुई, दोनों में दोस्ती हुई और ये दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती चली गई। अब दीपक संदीप के घर पे आता, संदीप उसको इनवाइट करता कि तुम लंच पे आओ, डिनर पे आओ। दीपक संदीप के घर लंच डिनर करने जाता। वो संदीप और उसकी पत्नी और बच्चों के लिए फ्रूट्स लेकर जाता, बच्चों के लिए खिलौने लेकर जाता और भी वो अन्य चीज़ें संदीप और उसके परिवार के लिए ले जाता था। अब ये दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती चली गई। कविता के मन में आया, यार दीपक कितना अच्छा लड़का है, हमारी सबकी कितनी केयर करता है, मेरे बच्चों के लिए खिलौने लेकर आता है। काश मेरा पति अगर दीपक होता तो कितना अच्छा होता। कविता के मन में ये चल ही रहा था और धीरे धीरे करके कविता ने अपनी नज़दीकियाँ दीपक के साथ बढ़ा लीं।
दीपक शुरू में हिचकिचाता है, लेकिन एक टाइम बाद दीपक भी संदीप की सारी दोस्ती यारी भूलकर उसकी बीवी कविता से नज़दीकियां बढ़ा लेता है। अब दोनों की मुलाकातें रोज़ होती। संदीप पैसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत करता, वो दिन रात ट्रक चलाता और इसी का फ़ायदा संदीप की पत्नी कविता और उसके दोस्त दीपक ने उठाया। जब जब वो बाहर होता, कविता अपने प्रेमी दीपक को घर पे बुलाती, उसके साथ गुलछर्रे उड़ाती और कविता टाइम टू टाइम अपने पति संदीप से फ़ोन करके पूछती, उसकी लाइव लोकेशन मंगवाती, जिससे कि संदीप जब घर आने वाला हो तो उससे पहले ही कविता दीपक को घर से भगा दे। अब ये सिलसिला लगभग 2 सालों तक चलता रहा। अब टाइम आता है मार्च 2025। मार्च 2025 में अचानक संदीप के पिता नरेश ने संदीप को फ़ोन किया और संदीप के पिता नरेश ने संदीप से कहा कि बेटा, तुम्हें शादी को 10 साल हो गए हैं, तुम्हें 2 बच्चे भी हो गए हैं और हमने तुम्हें माफ़ कर दिया। तुम सबके साथ घर आ जाओ, जो तुम किराए के कमरे में रह रहे हो उसको खाली करो और जितनी जल्दी हो सके घर आ जाओ। हमारा बहुत मन कर रहा है कि हम अपने पोती के साथ रहें, पोते के साथ रहें और बहू के साथ रहें। ये सुनकर संदीप फूले नहीं समाता। संदीप बहुत खुश हो जाता है और वो बहुत खुश होकर अपनी पत्नी कविता से कहता है कि देखो, 10 साल बाद मेरे माता पिता ने मुझे माफ़ कर दिया और वो हमें जल्दी से जल्दी घर बुला रहे हैं और वो हमारे साथ रहना चाहते हैं और जितनी जल्दी हो सके हम ये घर खाली करके अपने माता पिता के पास चलेंगे और उन्हीं के साथ रहेंगे और एक खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। संदीप के लिए तो बहुत खुशी की बात थी, लेकिन कविता के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज़ थी, क्योंकि कविता अगर संदीप के साथ चली जाती, वो अपने ससुराल वालों के साथ रहती, तो वहाँ पर पूरे दिन ससुराल वाले उसके साथ रहते, जिसके बाद उसकी मुलाकात दीपक से नहीं हो पाती। कविता बहुत परेशान हो जाती है, बहुत टेंशन में आ जाती है। कविता ये बात दीपक से भी शेयर करती है। दोनों इस समस्या का समाधान निकालना शुरू करते हैं। लगभग 2 दिन बीत जाते हैं। ये लोग इंटरनेट पर भी सर्च करते हैं कि आखिर क्या किया जाए, लेकिन दोनों के सामने कोई सोल्यूशन नहीं आता। फिर दोनों लास्ट में एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। दोनों ये प्लान बनाते हैं कि क्यों ना संदीप को ही रास्ते से हटा दिया जाए। प्लान के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 2025 को जब संदीप अपनी जॉब फिनिश करके लंच के लिए घर पे आता है और थोड़ा रेस्ट करने आता है, तो कविता उसके लिए खाना लेकर आती है। कविता ने उसके खाने में पहले से ही नींद की दवाई मिलाई हुई थी। संदीप वो खाना खाकर बेसुध हो जाता है। कविता अपने प्रेमी दीपक को कॉल करती है और उसे घर बुला लेती है। दोनों मिलकर संदीप का गला दबाकर उसकी सांसें छीन लेते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग जब संदीप की सांसें रुक जाती हैं तो दोनों मिलकर संदीप को पंखे पर लटका देते हैं और इस क्राइम को एक अलग एंगल देने की कोशिश करते हैं। वो इस क्राइम को इस तरीके से शो करते हैं कि संदीप ने ये कदम खुद उठाया है पंखे से लटक कर, ये कोई हत्या नहीं है। अब संदीप को लटकाने के बाद दीपक वहाँ से चला जाता है और कविता एक्टिंग करते हुए रो रो कर अपने ससुर नरेश को फ़ोन करती है। नरेश अपने परिवार के साथ घर में जब आता है तो वो देखता है कि उसका बेटा पंखे से तो लटका हुआ है, लेकिन उसकी पूरी टांगे बेड पर रखी हुई हैं। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। दरअसल ये इसलिए हुआ क्योंकि कविता और दीपक ने संदीप को जल्दबाजी में लटकाया था और रस्सी ढीली होने की वजह से संदीप का शरीर थोड़ा नीचे आ गया, जिसकी वजह से वो पूरा बेड पर रखा हुआ था। नरेश ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और ये सारी घटना के बारे में बताया। पुलिस आती है और इस मामले की जांच करती है। नरेश पुलिस को ये भी बताते हैं कि जब हमने अपने बेटे से फ़ोन पर बात की, उसको हमने माफ़ कर दिया था और घर आने के लिए कहा था, तो वो बहुत खुश था, तो उसके सामने कोई रीज़न नहीं था कि वो ऐसा कदम उठाए। पुलिस नरेश के भी बयान लेती है, पुलिस कविता के भी बयान लेती है और संदीप की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और रिपोर्ट का इंतज़ार करती है। 2 दिन बाद रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा होता है कि संदीप को पहले नींद की दवाई दी गई थी, उसके बाद उसका गला दबाया गया। पुलिस शक के आधार पर कविता को अरेस्ट करने पहुंचती है, लेकिन कविता अपने प्रेमी दीपक के साथ वहां से फरार हो चुकी होती है। पुलिस फिर तुरंत दीपक के घर वालों से पूछताछ करती है। दीपक के घर वाले बोलते हैं कि दीपक कविता से फ़ोन पर घंटों घंटों तक बात किया करता था और हमसे ये भी कहता था कि मैं कविता से ही शादी करूंगा, लेकिन हमें नहीं पता कि वो बाहर जाकर क्या करता था, किससे मिलता था। पुलिस ने सारी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करके सेक्शन 103 ऑफ सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 3 ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ BNS के अंडर FIR दर्ज कर ली। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज 5 दिन हो गए हैं, आज 5 अप्रैल 2025 है, लेकिन कविता और दीपक अभी भी फरार हैं। उम्मीद मैं यही करता हूं कि पुलिस जल्दी से जल्दी दीपक और कविता को पकड़े, कोर्ट के सामने पेश करे और कोर्ट उनको कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाए। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी जिसमें लड़की और लड़के की अरेंज मैरिज हुई थी और शादी के 4 महीने बाद एक लड़की ने अपने पति के साथ ऐसी हैवानियत की थी। इस स्टोरी में ये लव मैरिज हुई है और लव मैरिज होने के 10 साल बाद लड़की ने अपने पति के साथ ऐसी हैवानियत दिखाई है। दोस्तों, अपना लाइफ पार्टनर हमेशा ध्यान से चुनें। ये कलयुग है, किसी पर इजीली भरोसा ना करें, एक दूसरे को टाइम दें, उसके बाद ही शादी का निर्णय लें। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले केस में एक नई कहानी के साथ। तो ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।